नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर विधायी प्रभाव आकलन यानी लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट LIA की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। इन स्पेस ने संचार उपग्रहों के लिए निजी क्षेत्र हेतु अवसर की घोषणा जारी की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। WHO ने ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह 90 साल पुराने वायुयान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। साल 1934 का अधिनियम वायुयान के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नियंत्रण के लिए ज्यादा अच्छे प्रावधान करने पर केंद्रित है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 1934 के अधिनियम में विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करना और विमानन क्षेत्र में व्यवसाय और विनिर्माण को सुगम बनाना है। इस ओर किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों में पहला है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित कन्वेंशन को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जाएगा। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कन्वेंशन 1932, शिकागो कन्वेंशन 1944 आदि। इनके अलावा नागर विमानन महानिदेशालय DGCA, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS और विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। और लोक सुरक्षा के मद्देनजर आपातकाल के दौरान विमान को डिटेन करना जैसे आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त भी बनाया जाएगा। खबर के अंत में इस विधेयक के महत्व पर भी गौर करते हैं। विमान के डिजाइन और विनिर्माण को विनियमित करना आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। इस विधेयक ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन UAV, विमान टैक्सियों, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर आदि सभी को कवर करता है। और तो और ये विमानन के लिए तेजी से बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करने में योगदान भी देगा। ICRA का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात 8 से 13% बढ़ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर विधायी प्रभाव आकलन यानी लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट LIA की आवश्यकता को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र मलीन बस्ती क्षेत्र अधिनियम का परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि किसी कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन करना विधि के शासन का अभिन्न अंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायालय ने यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी कई प्रणालीगत समस्याओं के मद्देनजर जारी किया है। इन समस्याओं में मलीन बस्ती क्षेत्रों के रूप में भूमि की पहचान की जटिल प्रक्रियाएं, मलीन बस्ती के विस्थापित निवासियों हेतु आवास के प्रावधान संबंधी कमियां इत्यादि शामिल है। खबर की शुरुआत में विधायी प्रभाव आकलन यानी LIA के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वास्तव में प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसके साथ ही विधायी प्रभाव आकलन के आवश्यक प्रमुख घटकों में समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, तुलनात्मक विश्लेषण, हितधारक परामर्श, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग शामिल है। अब जानते हैं आखिर भारत में विधायी प्रभाव आकलन की आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। विधायी प्रभाव आकलन दरअसल कानूनों को ठोस साक्ष्य और विश्लेषण आधारित बनाता है। साथ ही यह संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में मदद करता है। अगला कारण है नीति की पूर्वानुमेयता और सुसंगतता। विधायी प्रभाव आकलन नए कानूनों को मौजूदा विधानों, नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाने में मदद करता है।
और अंत में सनसेट क्लॉज यानी सूर्यास्त खंड का अभाव। भारतीय विधायी प्रणाली में प्रायः सनसेट क्लॉज का अभाव देखा जाता है। इसके कारण अक्सर ऐसे कानून व्यवस्था में बने रहते हैं जिनकी लगभग न के बराबर समीक्षा हुई होती है तथा वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक व बोझिल भी होते हैं। भारत में विधायी प्रभाव आकलन के समक्ष मौजूद मुख्य चुनौतियों में संस्थागत ढांचे का अभाव, विभागों के बीच समन्वय की कमी, हितधारकों की अपर्याप्त भागीदारी आदि चुनौतियां शामिल हैं। खबर के अंत में भारत में कानून बनने के बाद उसका आकलन करने के लिए जो मौजूदा तंत्र है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसद की स्थायी समितियां वित्त आयोग, विधि आयोग आदि कानून की समीक्षा करते हैं। इसके साथ ही नीति आयोग देश में कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम करता है। नागरिक समाज संगठन, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थान आदि भी कानूनों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसी विनियामक का सृजन करने वाले प्रत्येक कानून का किसी बाहरी एजेंसी द्वारा समय समय पर प्रभाव आकलन करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF के 13 अन्य भागीदारों ने सप्लाई चेन से संबंधित 3 निकाय स्थापित किए हैं। ये निकाय IPEF आपूर्ति श्रृंखला समझौते के अनुसार स्थापित किए गए हैं। इन 3 निकायों के नाम हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। पहला, निकाय आपूर्ति श्रृंखला परिषद। ये परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को और वस्तुओं हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए लक्षित और कार्रवाई उन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देगी। भारत को इसी परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। दूसरी निकाय क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क है। यह तत्कालिक या संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए सामूहिक आपातकालीन कार्रवाई हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और इस ओर तीसरी निकाय है श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। ये बोर्ड सभी क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल के विकास को मजबूत करने के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को एक मंच पर लाएगा। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में भी समझते हैं। ये सप्लाई चेन नेटवर्क में आने वाली बाधाओं से निपटने और इन बाधाओं की वजह से राजस्व, लागत और ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की क्षमता है। आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन असल में कच्चे माल या उत्पादों की असेंबली से लेकर उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की बिक्री तक आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के समक्ष कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि भू राजनीतिक खतरे और आर्थिक खतरे। भू राजनीतिक खतरे जैसे कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होना और आर्थिक खतरे जैसे कि कोविड महामारी की वजह से मांग और आपूर्ति में व्यवधान आना आदि। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए किए गए उपायों में पहले है वैश्विक उपाय, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है और साथ ही क्वाड आपूर्ति श्रृंखला पहल आरंभ की गई है। इस ओर भारत की पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया गया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की गई है और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना शुरू की गई है आदि। इस खबर के आखिर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF के बारे में भी बात करते हैं। इसे साल 2022 में टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था। इसके 14 सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। IPEF के 4 स्तंभ भी हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। भारत IPEF के स्तंभ के 2 से 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ 1 में पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के रूप में शामिल है।
चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। इन स्पेस ने संचार उपग्रहों के लिए निजी क्षेत्र हेतु अवसर की घोषणा यानी अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एओ जारी की। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस ने गैर सरकारी संस्थाओं को भारतीय कक्षीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जारी किया है। ये संसाधन भूतुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह के स्वामित्व, स्थापना और संचालन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस अवसर की घोषणा का उद्देश्य अप्रयुक्त ITU फाइलिंग का उपयोग करने के लिए पात्र NGE की पहचान करना और उन्हें सक्षम बनाना है। जानकारी के लिए बता दें कि इस अवसर की घोषणा का उद्देश्य अप्रयुक्त ITU फाइलिंग का उपयोग करने के लिए पात्र NGE की पहचान करना और उन्हें सक्षम बनाना है। ध्यान देने वाली बात है कि इसरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU को की गई फाइलिंग अप्रयुक्त ITU फाइलिंग कहलाती है। इस कदम का उद्देश्य उपग्रहों के बीच हस्तक्षेप से बचने के लिए ऑर्बिटल स्लॉट और आवृत्तियों के उपयोग को समन्वित करने हेतु एक उपग्रह को पंजीकृत करवाना होता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का क्या महत्व है, आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है नवाचार सृजन और लागत में कमी। उन्नत प्रतिस्पर्धा, बेहतर इकोनॉमी ऑफ स्केल आदि के माध्यम से अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विकास के लिए मांग संचालित दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण, उपग्रह सेवाओं, अंतरिक्ष पर्यटन आदि सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में नए व्यवसाय मॉडल विकसित होंगे। और अंत में है सरकारी प्रयासों का पूरक होना। निजी कंपनियां इसरो के कुछ कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। इस प्रकार इसरो उन्नत अनुसंधान व अन्वेषण मिशनों पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर सकता है। महत्व जानने के बाद अब अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली चुनौती है कानूनी और विनियामक। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्पष्ट राष्ट्रीय कानून का अभाव है। इसके कारण सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के आवंटन को लेकर मतभेद है। दूसरी चुनौती है वित्त पोषण। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए उद्यम पूंजी की सीमित उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास का अपर्याप्त व्यय आदि चुनौतियां बनी हुई हैं। अन्य चुनौतियों में अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के तहत नियमों के अनुपालन और देयताओं से संबंधित चुनौतियों का सामना करना आदि शामिल है। खबर के अंत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह विनिर्माण और संचालन में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इन स्पेस, इसे 2020 में स्थापित किया गया था। यह एक सिंगल विंडो व स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। यह गैर सरकारी एजेंसियों की अलग अलग अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, सहायता करने, अधिकृत करने और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। और अंतिम है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सृजित करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC महिला उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य 25 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्किल, नॉलेज, रिसोर्सेज और फाइनेंशियल फंडिंग देकर उन्हें सशक्त बनाना है। NSDC और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD संयुक्त रूप से फ्री ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी प्रदान करेंगे। ये कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH सिद्ध के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। NSDC एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और सिद्ध केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये संस्थान प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता के अवसर भी प्रदान करते हैं। चलिए इसी के साथ अब समझते हैं महिला उद्यमिता यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व के बारे में। पहले बात करते हैं आर्थिक महत्व की। महिला एंटरप्रेन्योर रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
नीति आयोग के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले औद्योगिक संगठन लगभग 170 मिलियन रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कर सकती हैं। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार कार्यबल में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% की वृद्धि कर सकती है। ये नई व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसके बाद अगला है सामाजिक महत्व। इससे सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। महिला उद्यमिता से जेंडर से रिलेटेड नॉर्म्स और साथ ही स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ियों को हटाने में काफी मदद मिलती है। शिक्षा, जागरूकता और नेटवर्किंग के अवसरों में भी वृद्धि होती है आदि। इनके अलावा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के राजनीतिक महत्व भी है। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और महिला उद्यमी महिलाओं की समस्याओं को नीति निर्माताओं के समक्ष उठाती है। महिलाओं की प्रातिनिधिक भूमिका को मजबूती भी मिलती है। इस ओर आखिरी महत्व है सांस्कृतिक महत्व। पारंपरिक शिल्प और कलाओं में महिला उद्यमियों की भागीदारी से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिल सकता है। भारत में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी इस ओर जानना जरूरी है। महिलाओं को बैंकों से ऋण लेने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचना होने की वजह से महिलाएं सामने नहीं आ पाती हैं या निर्णय लेने में उनकी भागीदारी नहीं होती है आदि। महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने ऑफिस कार्य के साथ साथ अपने घरों में वे कार्य भी करने पड़ते हैं जिन्हें केवल महिलाओं का कार्य माना जाता है। इस तरह उन्हें दोहरा बोझ सहना पड़ता है। इनके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि साक्षरता की कमी, कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में समस्या आदि। इसी के साथ खबर के आखिर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है मुद्रा ऋण। महिलाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई जमानत यानी कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी पहल है स्टैंड अप इंडिया। ये योजना महिला उद्यमियों को फंड प्रदान करती है। साथ ही तीसरी पहल है व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास TREAD। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं को फंडिंग प्रदान की जाती है। इनके अलावा नीति आयोग ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम भी शुरू किया है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। WHO ने ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की। आपको बता दें कि इस नवीन पहल का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विनिर्माताओं के लिए H5N1 मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी mRNA वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास एवं उन तक पहुंच में तेजी लाना है। इस उद्देश्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन के mRNA प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम यानी MTTP के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। WHO की यह पहल पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस यानी PIP फ्रेमवर्क के तहत चल रहे कार्य का पूरक होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PIP फ्रेमवर्क का उद्देश्य मानव महामारी फैलाने की क्षमता वाले इन्फ्लुएंजा वायरस के सैंपल और उससे संबंधित तथ्यों के साझाकरण को सुधारना और मजबूत करना है। साथ ही निम्न और मध्यम आय वाले देशों यानी LMIC की टीकों तक पहुंच बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। महत्व की बात करें तो यह पहल वैक्सीन इक्विटी को बढ़ावा देगी और भविष्य की किसी महामारी के खिलाफ विकेंद्रीकृत तरीके से तैयारी को प्रोत्साहित करेगी। अब समझते हैं वैक्सीन इक्विटी यानी वैक्सीन समानता का क्या अर्थ है। वैक्सीन इक्विटी का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि विश्व में सभी को वैक्सीन तक समान पहुंच प्राप्त हो। mRNA वैक्सीन तकनीक के बारे में बात करें तो mRNA वैक्सीन में mRNA का एक टुकड़ा लिया जाता है। यह टुकड़ा एक वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। वायरल प्रोटीन आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन का एक छोटा अंश होता है। गौरतलब है कि mRNA एक आनुवांशिक मॉलिक्यूल है। इसमें ऐसे निर्देश या संकेत होते हैं जो कोशिकाओं को अपने प्राकृतिक तंत्र का उपयोग करके किसी बाह्य रोगाणु द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर उसे नष्ट करने हेतु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करते हैं।
यह वैक्सीन प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करने के लिए लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवांशिक सामग्री को शरीर में पहुंचाती है। इनसे शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए संकेत प्राप्त होता है जो एंटीजन नामक रोगजनकों के समान होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन बाहरी एंटीजन को शरीर के दुश्मन के रूप में देखती है तथा उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी और टी कोशिका नामक रक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। साथ ही यह भविष्य में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्षम भी बना देती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन कोशिकाओं को कोरोना वायरस की बाहरी परत पर प्रोटीन की प्रतियां बनाने का निर्देश देती है। इस प्रोटीन को स्पाइक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मोजाम्बिक। इस देश की राजधानी है मपूटो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोजाम्बिक में भारत विरोधी समूह द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के बावजूद मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह से भारत को तुअर दाल का निर्यात फिर से शुरू हुआ। इसलिए भारत के लिए इस स्थल के महत्व को समझते हुए हमारे लिए इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। मोजाम्बिक की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह हिंद महासागर के साथ 2700 किलोमीटर लंबी तटरेखा साझा करता है। आपको बता दें कि मोजाम्बिक चैनल इसे पूर्व दिशा की तरफ से मेडागास्कर से अलग करता है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो यह उत्तर में तंजानिया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका व इस्वातिनी, पश्चिम में जिम्बाब्वे तथा उत्तर पश्चिम में जाम्बिया, मलावी एवं लेक न्यासा से घिरा हुआ है। अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां जेम्बेजी, लिम्पोपो, रवुमा आदि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेम्बेजी व लिम्पोपो दोनों हिंद महासागर में गिरती है। जेम्बेजी मोजाम्बिक की सबसे लंबी नदी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिंगा है। यह चिमोइयो उच्च भूमि का हिस्सा है। यहाँ मिलने वाले संसाधनों में सोना, पन्ना, तांबा, लौह और बॉक्साइट शामिल है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। विशेषाधिकार प्रस्ताव को देखें तो यदि कोई संसद सदस्य यह मानता है कि उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग किया गया है तो वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत कर सकता है या शिकायत भी दर्ज कर सकता है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट लेन देन के लिए वैकल्पिक सत्यापन तंत्र फ्रेमवर्क पर एक मसौदा जारी किया है। ये फ्रेमवर्क सभी भुगतान प्रणाली सेवा प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली भागीदारों पर लागू होगा, जैसे कि भुगतान और निपटान प्रणाली पीएसएस अधिनियम 2007 में परिभाषित किया गया है। एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान के सभी लेन देनों को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ प्रमाणित किया जाएगा। हालांकि दी गई किसी छूट के मामले में इसकी जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना तमिलनाडु के सुलूर और राजस्थान के जोधपुर में पहला बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी। इस अभ्यास में 30 से अधिक देश भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस डे यानी बगैर बस्ते के स्कूल आने को लागू करने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उपबंध किया गया है कि कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थी कोई भी 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आएंगे और इस अवधि में बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार जैसे स्थानीय व्यावसायिक कारीगरों के साथ इंटर्नशिप करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्भया फंड को 7,212 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये फंड देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाली अलग अलग पहलों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। ये एक गैर व्यापगत यानी नॉन लैप्सेबल फंड है। कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण कृष्णा राजसागर बांध से छोड़े जाने वाले जल की मात्रा बढ़ा दी गई है। ये बांध वाडियार राजवंश के शासन के दौरान कन्नामबाड़ी में कावेरी नदी पर बनाया गया है। 1917 में राजा कृष्णा राज
ओडेय चतुर्थ के नाम पर इस बांध का नाम कृष्णा राज सागर रखा गया था। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरो डायनेमिक्स यानी नैनो माइंड तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके तहत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके चूहों में विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता का आकलन किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार अल्जाइमर की दवा लेकेम्बी ने 3 वर्षों में रोगियों में अल्जाइमर रोग के बढ़ने की प्रगति को धीमा किया है। लेकेम्बी एक एंटीबॉडी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन थेरेपी है। ये मस्तिष्क में बीटा एमिलॉइड को लक्षित करती है और उसे हटा देती है। ये डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। इससे ग्रसित व्यक्ति में शुरुआत में उसकी स्मृति का धीरे धीरे लोप होने लगता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।